हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ ऑफ द माइंड्स चैनल। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम कौन से पॉइंट्स कवर करेंगे। हम समझेंगे रिट्स का मतलब, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिट जुरिस्डिक्शन, उसका पर्पस, टाइप्स ऑफ रिट्स, कौन रिट पिटिशन को फाइल कर सकता है, और लास्ट में हम समझेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन का डिफरेंस। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रिट्स का मतलब। रिट जो है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि कोर्ट की तरफ से इशू किया जाता है, जिसमें कोर्ट ऑर्डर करता है किसी भी पर्सन या एंटिटी को कि वो कोई पर्टिकुलर एक्ट को परफॉर्म करे या ना करे। मतलब कि ऑर्डर जो है दो तरह का है, एक तो एक्ट परफॉर्म करने के लिए, दूसरा पर्सन या एंटिटी को रोकने के लिए कि वो ऐसा एक्ट परफॉर्म मत करे। और रिट जो है वो एक राइटिंग में दी हुई कमांड है जो कि इशू की जाती है हायर कोर्ट की तरफ से, और इससे कोई भी पर्सन, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोर्ट प्रेजेंट कर सकता है टू जुडिशरी। रिट जुरिस्डिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं। अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रिट्स इशू करने की, और अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के पास पावर है रिट्स को इशू करने की। आर्टिकल 32 अपने आप में ही एक फंडामेंटल राइट है जो बात करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जिसका मतलब है कि जब भी एक सिटीज़न की फंडामेंटल राइट्स वायलेट होती हैं तो उसके पास राइट है टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ हिज राइट्स। यानी कि एक रिट पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में डाल के वो अपने राइट्स को रिस्टोर करवा सकता है। और यही जो आर्टिकल 32 है ये पावर ग्रांट करता है सुप्रीम कोर्ट को टू इशू रिट्स फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और आर्टिकल 226 डील करता है विद द पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट्स। ये दोनों ही आर्टिकल्स जो हैं वो रेमेडी प्रोवाइड करवाते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कैसे? सुपीरियर कोर्ट को ये अलाउ करके कि वो रिट्स को इशू करे। कब इशू करे? जब फंडामेंटल राइट्स जो हैं सिटीज़न की वो वायलेट हों। ये दोनों ही आर्टिकल्स जो हैं एक लीगल मैगजीन पे बेस्ड हैं, दैट इज़ उबी जस इबी रेमेडियम, जिसका मतलब है जब हमारे पास लॉ की तरफ से कोई राइट ग्रांटेड है वहाँ पर हमारे पास लॉ की तरफ से एक रेमेडी भी प्रोवाइडेड है, विच स्टेट्स वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। अब हम समझेंगे पर्पस ऑफ रिट्स। फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिट्स इशू की जाती हैं। जब कोई कोर्ट एक्सीड करती है अपनी जुरिस्डिक्शन तो उस जुरिस्डिक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए, जब किसी इंडिविजुअल की तरफ से कोई अनलॉफुल एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है तो उसे रोकने के लिए इशू की जाती हैं, या अगर कोई लोअर कोर्ट कोई अनलॉफुल पनिशमेंट इम्पोज कर देती है तो उससे रोकने के लिए रिट्स जो हैं वो इशू की जाती हैं। Now we have types of writs. We have 5 types of writs that are habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto. सबसे पहले हमारे पास है रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है टू ब्रिंग द बॉडी बिफोर कोर्ट। ये एक लीगल रेमेडी है जो कि अवेलेबल है टू द पर्सन डिटेन्ड अनलॉफुली। उस पर्सन को जिसको अनलॉफुली या इलीगली डिटेन किया गया है उसके लिए ये एक लीगल रेमेडी है। इसमें कोर्ट जो है वो ऑर्डर इशू करती है उस पर्सन को जिसके द्वारा कोई अनदर पर्सन को डिटेन किया गया है, और कोर्ट उस ऑर्डर में ये बोलती है कि जिस भी पर्सन को डिटेन किया गया है उसको हमारे सामने पेश करिए और हमें ये बताइए कोर्ट को कि ऐसी कौन सी अथॉरिटी है आपके पास जिसके अंतर्गत आपने उस पर्सन को डिटेन किया। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए ए एक पुलिस ऑफिसर है जिसने कि बी को अनलॉफुली अरेस्ट किया है, तो बी जो है वो फाइल करेगा एप्लीकेशन हेबियस कॉर्पस के लिए, और कोर्ट उस हेबियस कॉर्पस की एप्लीकेशन के रिस्पॉन्स में ऑर्डर करेगी ए को जिसने कि बी को अरेस्ट किया है कि बी को आप कोर्ट के सामने पेश करिए और कोर्ट को ये बताइए कि कौन सी अथॉरिटी के अंतर्गत आपने बी को अरेस्ट किया। और अगर कोर्ट को ये लगता है कि डिटेंशन जो है वो इलीगल है तो कोर्ट ऑर्डर करेगी पर्सन की रिलीज़ का। हेबियस कॉर्पस का ऑब्जेक्ट क्या है कि पर्सन की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना इलीगल डिटेंशन से, और दूसरा जिस पर्सन को इलीगली डिटेन कर लिया गया है उसके लिए ये रिट जो है वो क्विक रेमेडी एक्ट करता है। कौन हेबियस कॉर्पस के लिए अप्लाई कर सकता है? पर्सन कन्फाइंड, जिस पर्सन को डिटेन किया गया है, उसके कोई फैमिली मेम्बर्स, या वो पर्सन जो कि अच्छे से फेमिलियर है विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड विलिंग है एप्लीकेशन फाइल करने के लिए।
किसके अगेंस्ट ये रिट को इशू किया जाएगा? पब्लिक अथॉरिटीज़ और प्राइवेट इंडिविजुअल। और कौन सी कंडीशंस नेसेसरी हैं फॉर द इशुएंस ऑफ दिस रिट? नंबर फर्स्ट कि जो डिटेंशन है वो इलीगल हो। नंबर सेकंड कि कोई भी लॉ उस डिटेंशन को सपोर्ट ना करता हो। नंबर थर्ड कि डिटेंशन तो लॉफुल है मगर जो भी लॉ की तरफ से प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर था वो फॉलो नहीं किया गया। कब हेबियस कॉर्पस की रिट को रिफ्यूज़ किया जाएगा? जब कोर्ट के पास टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं है, जब जो डिटेंशन है वो कोर्ट के ऑर्डर्स के साथ है। नंबर थर्ड है कि जब डिटेंशन लीगल है, और लास्ट में कि एमरजेंसी के दौरान हेबियस कॉर्पस की रिट को रिफ्यूज़ किया जाएगा। एमरजेंसी का ही हमारे पास एक केस है, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। इस केस को हेबियस कॉर्पस केस भी कहा जाता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया दैट ड्यूरिंग एमरजेंसी ये रिट जो है अवेलेबल नहीं होगी, फिर चाहे वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को ही क्यों ना वायलेट करती हो। हेबियस कॉर्पस का एक केस और है हमारे पास, दैट इज़ सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इस केस में कोर्ट ने ये बोला कि जो हेबियस कॉर्पस है वो सिर्फ इलीगल डिटेंशन के लिए ही नहीं फाइल की जा सकती, लेकिन अगर किसी पर्सन को डिटेन कर लिया गया है और डिटेंशन के दौरान रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ के द्वारा उसके साथ कोई इल ट्रीटमेंट या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तब भी ये रिट को फाइल किया जा सकता है। नेक्स्ट वी हैव रिट ऑफ मैंडेमस। मैंडेमस जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है वी कमांड। ये रिट जो है कोर्ट की तरफ से तब इशू होती है जब कोई पब्लिक अथॉरिटी लीगल ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं करती या परफॉर्म करने से रिफ्यूज़ कर देती है। तब कोर्ट डायरेक्ट करती है पब्लिक अथॉरिटी को टू परफॉर्म सच लीगल ड्यूटीज़। ये रिट जो है इशू की जाती है सुपीरियर कोर्ट की तरफ से लोअर कोर्ट को, ट्रिब्यूनल्स को, गवर्नमेंट को या पब्लिक अथॉरिटी को। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ए एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है जो बाय लॉ रिक्वायर्ड है लाइसेंस ग्रांट करने के लिए बी को, जिसने सब नेसेसरी क्राइटेरिया फुल किया है, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो विदाउट एनी रीज़न लाइसेंस ग्रांट करने के लिए रिफ्यूज़ करता है। तब जो बी है उसके पास राइट है कि वो रिट ऑफ मैंडेमस को फाइल करे और उस गवर्नमेंट ऑफिशियल को कंपेल करे लाइसेंस इशू करने के लिए। अब मैंडेमस का ऑब्जेक्ट क्या है? टू कंपेल परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज़। कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है? वो पर्सन जिसकी राइट्स वायलेट हुई हैं। और किसके अगेंस्ट मैंडेमस लाई करती है? गवर्नमेंट के, इन्फीरियर कोर्ट मतलब कि लोअर कोर्ट्स के, ट्रिब्यूनल्स के, पब्लिक अथॉरिटी के और कॉरपोरेशन के। अब किसके अगेंस्ट रिट ऑफ मैंडेमस लाई नहीं करती? प्रेसिडेंट और गवर्नर ड्यूरिंग देयर ऑफिस, लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ड्यूरिंग जुडिशियल कैपेसिटी और किसी भी प्राइवेट बॉडी के। अब हमारे पास इसमें एक केस है, दैट इज़ एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो रिट ऑफ मैंडेमस है वो प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट इशू नहीं की जा सकती। नेक्स्ट रिट हमारे पास है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। इस रिट को स्टे ऑर्डर भी कहा जाता है। प्रोहिबिशन एक लीगल टर्म है जिसका मतलब है टू प्रोहिबिट, रिस्ट्रेन, प्रिवेंट या फॉरबिड। ये रिट जो है इशू की जाती है हायर कोर्ट की तरफ से लोअर कोर्ट्स को उनकी प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए लोअर कोर्ट एक ऐसे केस को सुन रहा है जो हायर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में है, जैसे कि मर्डर का केस जो है वो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट सुन रहा है। सो एज वी नो कि जो मर्डर जैसे केस हैं वो सेशन कोर्ट ही सुन सकता है। तो इस केस में हायर कोर्ट जो है वो इशू करेगी रिट ऑफ प्रोहिबिशन टू स्टॉप लोअर कोर्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग विद द केस। इस रिट का ऑब्जेक्ट क्या है? कि लोअर कोर्ट्स को प्रिवेंट करना कि वो अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सीड ना कर सके। कौन इस रिट के लिए अप्लाई कर सकता है? एनीवन अफेक्टेड बाय द एक्शंस ऑफ लोअर कोर्ट। किसके अगेंस्ट ये इशू की जा सकती है? जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज़। अब क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ कौन सी हैं? वो बॉडीज़ जिनके पास पावर्स होती हैं कोर्ट्स की, लेकिन वो फुली कोर्ट्स नहीं होती। वो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक इश्यूज़ ही हैंडल करती हैं, जैसे कि ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट इज किसके अगेंस्ट ये इशू नहीं की जा सकती? कोई भी प्राइवेट पर्सन, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी या कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। अब क्या ग्राउंड्स हैं इसकी इशुएंस की? कि लोअर कोर्ट ने अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सीड किया है, वो अपनी पावर के अगेंस्ट गया है, उसके ऐसे एक्ट करने से किसी पर्सन की जो राइट्स हैं उनकी वायलेशन हुई है, या नेचुरल जस्टिस स्टैंडर्ड्स जो हैं वो वायलेट हुए हैं। इसमें भी हमारे पास एक केस है, दैट इज़ एस गोविंद मेनन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में
कोर्ट ने ये बोला कि जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है वो बोथ एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन एंड लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन के केसेस में इशू की जा सकती है। नेक्स्ट वी हैव रिट ऑफ सर्शियरी। सर्शियरी का मतलब है टू बी सर्टिफाइड, मतलब हायर कोर्ट ये सर्टिफाई करेगा कि जो लोअर कोर्ट का डिसीजन है वो सही है या नहीं, और अगर हायर कोर्ट को ये लगता है कि लोअर कोर्ट ने कोई एरर कमिट किया है या अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सीड किया है तो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के डिसीजन को क्वैश करने का ऑर्डर भी पास कर सकता है। इसको भी हम एक एग्जाम्पल समझेंगे। मान लीजिए लोअर कोर्ट कन्विक्ट करता है किसी पर्सन को एक क्राइम के लिए एंड देन दैट पर्सन कम्स टू नो कि जो कोर्ट है उसने कोई लीगल एरर या मिस्टेक कमिट की है, तो उस केस में वो पिटिशन फाइल करेगा हायर कोर्ट में टू रिव्यू द केस। तो फिर जो हायर कोर्ट है उस केस को रिव्यू करेगी। सो बेसिकली ये रिट को केस को रिव्यू करने के लिए भी फाइल किया जाता है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है कि लोअर कोर्ट को उसकी जुरिस्डिक्शन की लिमिट्स में रखना। कौन इस रिट के लिए अप्लाई कर सकता है? जो भी पर्सन एग्रीव्ड है वो अप्लाई कर सकता है। किसके अगेंस्ट ये रिट इशू की जा सकती है? इन्फीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स या अदर बॉडी। अदर बॉडी मतलब जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल बॉडीज। कब ये रिट को इशू नहीं किया जा सकता? किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी के अगेंस्ट, किसी प्राइवेट पर्सन या बॉडी के अगेंस्ट। जब रेमेडी अवेलेबल है तब भी ये रिट को इशू नहीं किया जा सकता, और किसी भी एक्ट या ऑर्डिनेंस को क्वैश करने के लिए भी ये रिट को इशू नहीं किया जा सकता। अब हम समझेंगे डिफरेंस बिटवीन रिट ऑफ प्रोहिबिशन एंड सर्शियरी। प्रोहिबिशन का मतलब है टू प्रोहिबिट एंड सर्शियरी का मतलब है टू बी सर्टिफाइड। प्रोहिबिशन की रिट जो है वो इशू की जाती है हायर कोर्ट की तरफ से लोअर कोर्ट्स को, सो दैट वो अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सीड ना कर सकें, और सर्शियरी की रिट जो है वो इशू की जाती है हायर कोर्ट की तरफ से लोअर कोर्ट्स को उनके डिसीजंस को रिकंसिडर करने के लिए। प्रोहिबिशन की रिट डिसीजन आने से पहले इशू की जाती है, जबकि जो सर्शियरी की रिट है वो डिसीजन आने के बाद इशू की जाती है। जो प्रोहिबिशन की रिट है वो प्रिवेंटिव है, यानी कि वो प्रिवेंट करती है लोअर कोर्ट्स को कि वो अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सीड ना करें। लेकिन जो सर्शियरी की रिट है वो प्रिवेंटिव भी है और रेमेडियल भी है, यानी कि रेमेडी भी प्रोवाइड करवाती है। जो प्रोहिबिशन की रिट है वो लोअर कोर्ट को डिसीजन इशू करने के लिए रोकती है, लेकिन जो सर्शियरी की रिट है वो लोअर कोर्ट के ही केस का एक रिव्यू होता है। लास्ट रिट हमारे पास है क्यो वारंटो की। क्यो वारंटो मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी। इस रिट के थ्रू कोर्ट बुलाती है उस पर्सन को जिसने कोई पब्लिक ऑफिस को होल्ड किया है कि आइए और हमें बताइए कौन सी अथॉरिटी है आपके पास जिससे आप ये ऑफिस होल्ड कर रहे हैं। इसको भी हम एक एग्जाम्पल समझेंगे। मान लीजिए किसी पर्सन को अपॉइंट किया गया एज अ मेयर ऑफ अ सिटी। बाद में ये पता चलता है कि वो पर्सन उस ऑफिस को होल्ड करने की जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें मीट ही नहीं कर रहा, जैसे कि पर्सन रेजिडेंट ही नहीं है उस सिटी का। देन कोई भी पर्सन जो है उस रिट को फाइल करेगा चैलेंजिंग मेयर्स राइट टू होल्ड ऑफिस। अब क्या कंडीशंस हैं फॉर द इशुएंस ऑफ दिस रिट? पहली कंडीशन ये है कि जो ऑफिस है वो एक पब्लिक ऑफिस हो। दूसरी कंडीशन ये है कि जो भी पर्सन उस ऑफिस को होल्ड कर रहा है उसके पास कोई भी लीगल अथॉरिटी नहीं है उसे होल्ड करने की। कौन जो है इस रिट के लिए अप्लाई कर सकता है? कोई भी पर्सन पब्लिक का इस रिट के लिए अप्लाई कर सकता है। अब कब इस रिट को इशू नहीं किया जा सकता? किसी भी प्राइवेट या मिनिस्ट्रियल ऑफिस के केस में इस रिट को इशू नहीं किया जा सकता। जब पिटिशनर के पास ऑल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है तब भी नहीं किया जा सकता। जब पिटिशन रेस जुडिकाटा से बैंड है तब भी नहीं। इसमें हमारे पास एक केस है यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर वर्सेस गोविंदा राव। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इशू की रिट ऑफ क्यो वारंटो अगेंस्ट उस पर्सन के जो कि होल्ड कर रहा था एक पब्लिक ऑफिस को विदाउट मीटिंग नेसेसरी क्वालिफिकेशंस। तो कोर्ट ने उस पर्सन को पूछा कि आइए और बताइए कि आप कौन सी अथॉरिटी के अंतर्गत इस ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं। तो अपॉन फाइंडिंग ये पता चला कोर्ट को कि जो उस पर्सन की अपॉइंटमेंट थी वो इनवैलिड थी, तो कोर्ट ने उस ऑफिस को वेकेंट डिक्लेयर कर दिया। नेक्स्ट वी हैव हु कैन फाइल अ रिट पिटिशन। एक रिट पिटिशन उस पर्सन के द्वारा फाइल की जा सकती है जिसकी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हुई हो। और इस वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में रिट जो है आर्टिकल 32 के अंदर फाइल की जाती है, लेकिन हाई कोर्ट में रिट जो है आर्टिकल 226 के अंदर फाइल की जाती है। सुप्रीम कोर्ट का जो
रिट्स इशू करने का स्कोप है वो नैरोअर है एज़ कम्पेयर टू हाई कोर्ट, जिसका कि एक वाइडर स्कोप है, बिकॉज जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट्स इशू कर सकती है ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वेयर एज जो हाई कोर्ट है वो रिट्स इशू कर सकती है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ बोथ फंडामेंटल एज वेल एज लीगल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट के पास एक ब्रॉडर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, दैट इज़ वो ऑल ओवर इंडिया जो है रिट्स को इशू कर सकती है, लेकिन जो हाई कोर्ट है उसके पास नैरोअर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, मतलब कि वो सिर्फ अपनी लोकल जुरिस्डिक्शन में ही रिट्स को इशू कर सकती है। अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट जो है रिट्स इशू करने के लिए रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता, बिकॉज जो आर्टिकल 32 है वो अपने आप में ही एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन जो हाई कोर्ट है उसकी रिट्स इशू करने की जो पावर है वो डिस्क्रिशनरी है, यानी कि वो चाहे तो रिट्स इशू कर सकता है, वो चाहे तो रिट्स इशू करने के लिए रिफ्यूज़ भी कर सकता है। आर्टिकल 32 जो है वो इन केस ऑफ एमरजेंसी सस्पेंड हो सकता है, लेकिन जो आर्टिकल 226 है अगर स्टेट में एमरजेंसी लगा दी जाती है तब भी सस्पेंड नहीं हो सकता। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू लॉफुल माइंड्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।